नमस्कार बच्चों, मैं हरिंद्र कुमार, फर्स्ट ईयर कॉमर्स। सब्जेक्ट है अकाउंट्स। हमने अकाउंट्स में अब से पहले जो फर्स्ट चैप्टर था, जो सेकंड टॉपिक था, उसमें लेखाक्रम की परिभाषा के बारे में और पुस्तपालन और लेखाक्रम में क्या अंतर है उनके बारे में डिस्कस किया था। अब उससे आगे जो तीसरी टॉपिक है उसमें पुस्तपालन एवं लेखाक्रम के उद्देश्य के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से पुस्तपालन एवं लेखाक्रम के उद्देश्य। अब इसके जो उद्देश्य है वो क्या है। यद्यपि एक लिमिटेड कंपनी के अतिरिक्त अन्य व्यापार गृहों के लिए पुस्तपालन एवं लेखाक्रम विधान अनिवार्य नहीं है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अतिरिक्त अन्य व्यापार गृहों के लिए पुस्तपालन एवं लेखाक्रम विधान अनिवार्य नहीं है, लेकिन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थाएं अपने लेन देनों का आवश्यकता अनुसार पुस्तकों में लेखा करती है। जो भी व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थाएं हैं वो अपने लेन देनों का अपने अनुसार अपनी पुस्तकों में उनका लेखा करती है। अब उसके लिए उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं बच्चों। नंबर वन पॉइंट क्रय विक्रय तथा शेष रहतियों का ज्ञान। क्रय परचेज करना, विक्रय सेल्स करना तथा जो शेष स्टॉक, जो बैलेंस, जो हमारे पास स्टॉक माल बचता है क्रय और विक्रय करने के बाद जो हमारे पास जो शेष माल बचता है उसका हमें किस तरह से पता लगाना है उसके बारे में। नंबर व्यापारी पुस्तकों से ये ज्ञात कर सकता है, जो व्यापारिक जो पुस्तक होती है उनसे क्या ज्ञात कर सकता है कि एक निश्चित काल में, एक निश्चित समय में उसके कुल क्रय, उसने कुल कितना क्रय किया तथा विक्रय की क्या राशियाँ हैं, उसने कितने रुपए का माल किया, माल खरीदने के बाद उसने कितने रुपए का माल को सेल्स कर दिया तथा कितना माल उसके पास अब शेष बचा हुआ है। इससे माल के खोने तथा चोरी होने की संभावनाएं कम होती है तथा विक्री पर कुल लाभ का प्रतिशत भी ज्ञात किया जा सकता है कि हमने जो सेल्स की है उस पर हमें कितना प्रॉफिट है, उसका क्या परसेंटेज है, हम उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है एक निश्चित काल के आय व्यय का ज्ञान होना। तो एक निश्चित समय के अनुसार हमारी इनकम क्या है, हमारे एक्सपेंसेस क्या है, उसका भी हम पता पुस्तपालन तथा लेखाक्रम के माध्यम से लगा सकते हैं। आय व्यय खातों से ये ज्ञात किया जा सकता है। जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेज अकाउंट है उनसे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि विभिन्न व्यय की मदों पर कुल कितना व्यय हुआ। जो विभिन्न व्यय की जो मदें हैं उन पर हमने कुल कितना खर्च किया तथा किस मद में से कितनी आय प्राप्त हुई। जो हमारी इनकम है किस मद से हमें कितनी इनकम प्राप्त हुई। इससे व्ययों पर आवश्यक नियंत्रण, एक कंट्रोल, जो हमारे जो खर्च होते हैं हम उस पर एक नियंत्रण रख सकते हैं तथा आय में वृद्धि की जा सकती है। जब हमें हमारी जो इनकम है प्राप्त करने के लिए जो हमारे खर्चे हैं उन पर हमें आवश्यक नियंत्रण करना पड़ता है, व्यय को कम करना पड़ता है और जिससे कि जो आय है इनकम में हमारी वृद्धि हो सके। नंबर 3 पॉइंट लाभ एवं हानि ज्ञान। पुस्तपालन तथा लेखाक्रम के अनुसार हम लाभ और हानि का भी पता लगा सकते हैं। व्यापार तथा लाभ हानि खाता बनाकर व्यापार में होने वाले सकल लाभ बोलते हैं क्रॉस प्रॉफिट अथवा हानि तथा शुद्ध लाभ अथवा हानि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो पुस्तपालन और लेखाक्रम के माध्यम से हम जो व्यापार, ट्रेड एंड जो प्रॉफिट P&L अकाउंट बनाकर व्यापार में होने वाले ग्रॉस प्रॉफिट, जो सकल लाभ तथा हानि तथा शुद्ध लाभ अथवा हानि का हम पता लगा सकते हैं। नंबर 4 संपत्ति और दायित्वों का ज्ञान होना। ठीक है, वर्ष के
अंत में आर्थिक चिट्ठा बनाकर यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यापारी के पास कितनी संपत्ति तथा उसके दायित्व कितने हैं, उसका पूंजी से क्या अनुपात है। जो संपत्ति और दायित्व है, संपत्ति बोलते हैं एसेट्स और दायित्व बोलते हैं लायबिलिटीज। कभी हम पुस्तकालन तथा लेखन के माध्यम से हम उसका पता लगा सकते हैं। वर्ष के अंत में जो आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यापारी के पास उसकी टोटल कुल कितनी संपत्ति है और उसके दायित्व कितने हैं और उनका पूंजी से क्या रेशो है, अनुपात क्या है। इसके बाद नंबर 5 पॉइंट्स, आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना। आर्थिक चिट्ठी के विश्लेषण द्वारा आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तथा पिछले आर्थिक चिट्ठी से तुलना करके यह ज्ञात किया जा सकता है कि व्यापार उन्नति कर रहा है अथवा अवनति। इसमें जो आर्थिक चिट्ठी से हम क्या पता लगा सकते हैं, आर्थिक चिट्ठी के विश्लेषण द्वारा जो आर्थिक स्थिति हम पता लगा सकते हैं। तो जो पिछले वर्ष की जो बैलेंस शीट है उसकी तुलना वर्तमान वाली बैलेंस शीट से कर हम ये पता लगा सकते हैं कि हम व्यापार में उन्नति की ओर है या अवनति की ओर। इसके बाद है नंबर 6, देनदारों लेनदारों के विषय में ज्ञान होना। ठीक है बच्चों, पुस्तकों तथा बहियों से देनदारों लेनदारों के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। जैसे देनदारों से कितनी रकम वसूल करनी है तथा लेनदारों कितना भुगतान करना है, कितनी रकम देनदारों से वसूल नहीं हो सकती आदि। देनदारों व लेनदारों की रकम अधिक होने पर उधार विक्रय तथा क्रय पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जैसे देनदारों लेनदारों के बारे में हम पुस्तकालन और लेखक्रम से के द्वारा हम उनका पता लगा सकते हैं। जो पुस्तकें होती है तथा वही उससे हम देनदारों लेनदारों के बारे में उनके विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें किस देनदार से कितनी रकम वसूल करनी है, किस लेनदारों को कितना हमें पेमेंट करना भुगतान करना है, अभी कितनी देनदारी देनी से देनदारों से वसूल नहीं हुआ या हो सकती है। देनदारों लेनदारों की रकम अधिक होने पर उधार क्रय और उधार विक्रय पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 7 पॉइंट है आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना। रोकड़ स्थिति का ज्ञान होना। रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक से आर्थिक स्थिति जो रोकड़ स्थिति की जानकारी हो जाती है। रोकड़ बही के रोकड़ शेष का वास्तविक रोकड़ से तथा बैंक शेष का पासबुक से मिलान किया जा सकता है। जो रोकड़ का ज्ञान प्राप्त करने से हमें क्या बेनिफिट है, रोकड़ बही तथा बैंक की जो पासबुक से रोकड़ पुस्तक की हम अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोकड़ बही के रोकड़ शेष और वास्तविक जो रोकड़ है तथा बैंक शेष का पासबुक से मिलान किया जा सकता है। इसके बाद है नंबर 8 पूंजी का सही ज्ञान होना। पूंजी खाते से पूंजी की वास्तविक स्थिति ज्ञात हो जाती है। पूंजी में वृद्धि हो रही है या नहीं, पूंजी पर लाभ का प्रतिशत क्या है, पूंजी और संपत्तियों का क्या अनुपात है इत्यादि। इसमें जो पूंजी है, पूंजी खाते से पूंजी की वास्तविक जो स्थिति होती है उसका पता लगा सकते हैं कि पूंजी में वृद्धि हो रही है या कमी, पूंजी पर लाभ का क्या प्रतिशत हो सकता है, पूंजी और संपत्ति में क्या अनुपात है। इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 9 व्यावसायिक आवश्यकताओं का ज्ञान होना। पुस्तकों से ये ज्ञात किया जा सकता है कि किसी निश्चित समय में व्यवसाय की क्या आवश्यकताएं हैं, अतः उचित समय पर उनका प्रबंध किया जा सकता है। जो व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं
इन पुस्तकों से, पुस्तकालन और लेखाक्रम से हम उनका पता लगा सकते हैं कि किसी निश्चित समय पर वह विषय की क्या आवश्यकताएं है, अतः उचित समय पर हम उनका प्रबंध कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 10, भूलों से बचाव। भूलों से बचाव है व्यापारिक लेन देनों का लेखा करने से भविष्य में होने वाली भूलों से बचाव हो जाता है। पुस्तकालन और लेखाक्रम के माध्यम से हम जो हमारे व्यापारिक जो लेन देन होते हैं उनका लेखा रखने से भविष्य में आने वाली जो भूल से हम उनका बचाव कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 11, साख प्राप्ति में सुविधा। आर्थिक चिट्ठा तैयार किए जाने के कारण साख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जो बैलेंस शीट है उसे तैयार करने से हम जो भी साख सुविधाएं आसानी से उनको उपलब्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद है, ये तो हो गए इसमें पुस्तकालन और लेखाक्रम के क्या उद्देश्य है। तो ये 11 उद्देश्य है, ये अच्छी तरह से सभी को याद कर लेने हैं और अपने फेयर हिस्ट्री में कंप्लीट भी करने हैं। अब इसके बाद है पुस्तकालन और लेखाक्रम के क्या लाभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तकालन और लेखाक्रम से हमें क्या बेनिफिट, जो क्या लाभ है इसे अपनाने से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति की अतिरिक्त जो हमने के उद्देश्य है पुस्तकालन और लेखाक्रम के जो उद्देश्य थे उनके अतिरिक्त पुस्तकालन और लेखाक्रम से निम्नलिखित लाभों की प्राप्ति होती है। तो जो प्रॉफिट है वो अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 हमें क्या प्रॉफिट है। नंबर 1 प्रॉफिट है कर्मचारियों की छल कपट से बचाव। पुस्तकालन और लेखाक्रम पुस्तकों के निरीक्षण तथा आकेक्षण द्वारा कर्मचारियों की छल कपट आदि का पता चल जाता है, अतः उन पर आवश्यक नियंत्रण रखा जा सकता है। उनकी कार्य क्षमता की जांच की जा सकती है। कर्मचारियों की छल कपटाव से बचाव। पुस्तकों के निरीक्षण, पुस्तकों को जांचने से तथा ऑडिट करने से हम जो कर्मचारी होते हैं उनकी छल कपट आदि का हम पता लगा सकते हैं कि किसी कर्मचारी ने उसमें कोई अमाउंट को चेंज नहीं कर दी या कोई अमाउंट थी कम उसे ज़्यादा दर्शा दिया आदि। उसको जांच करने से हम उछल कपट आदि का पता लगा सकते हैं और उन पर हम आवश्यक नियंत्रण रख सकते हैं और अपनी कार्य क्षमता की जांच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंबर 2 पॉइंट, भूलों से बचाव। सेकंड प्रॉफिट क्या है, भूलों से बचाव। लेनदेनों का यथा समय पुस्तकों में लेखा करने से भूल होने की संभावनाएं नहीं रहती। जो लेन देन होते हैं उनके यथा समय पुस्तकों में एंट्री करने से जो भूल होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। इसी कारण व्यापारियों में यह कहावत बहुत ही प्रचलित है, पहले लिख पीछे दे और भूल पड़े तो कागज से। ये वाला पॉइंट जब ये चैप्टर टॉपिक स्टार्ट किया था ये पॉइंट उसमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। भूलों से बचाओ। लेन देनों का यथा समय पुस्तकों में लेखा करने से भूल की संभावनाएं नहीं रहती। इसी कारण व्यापारी में क्या कहावत है, पहले लिख पीछे दे और भूल पड़े तो कागज से ले। तो इसमें क्या है, हम किसी का यदि किसी हम कोई माल उधार देते हैं या लेते हैं तो सबसे पहले उसे क्या उसकी एंट्री करनी चाहिए, फिर उसके बाद उसका जो भी पेमेंट है जो माल है वो देना चाहिए। यदि भूल पड़े तो हम उसको जो कागज है हम उससे भी उसको ले सकते हैं। अब इसके बाद है नंबर 3, व्यापार के मूल्यांकन में सुविधाएं। अब नंबर 3 पॉइंट है व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा। पुस्तकालन तथा लेखाक्रम की सहायता से व्यापार का उचित और सही मूल्यांकन किया जा सकता है। व्यवसाय का विक्रय
करने में इससे बहुत सुविधा होती है तथा उचित मूल्य प्राप्त हो सकता है। नंबर फोर है तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न वर्षों के लेखों तथा अंतिम खातों की तुलना करके अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। तो जो विभिन्न वर्ष है, अनेक जो वर्षों के लेखे तथा अंतिम खाते की तुलना करके हम अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है कर निर्धारण में सुविधा। आजकल व्यापारियों को अनेक कर जैसे आयकर आयकर है, बिक्री कर आदि सरकार को देने पड़ते हैं। हिसाब की पुस्तकों से करों के निर्धारण में सुविधा होती है, अन्यथा कर अधिकारी अधिक कर लगा सकता है। कर निर्धारण में सुविधा। आजकल व्यापारी को अनेक कर देने पड़ते, जैसे आयकर है, बिक्री कर है, तो सरकार को देने पड़ते हैं। हिसाब की पुस्तकों में करों का भी हिसाब किताब निर्धारण में भी बहुत सुविधा होती है, अन्यथा नहीं जो कर अधिकारी होते हैं वो अधिक कर भी लगा सकते हैं, उससे भी हमें बचाव कर सकते हैं। नंबर 6 विवादों के हल करने में सुविधा। व्यापारियों के आपसी विवाद में नियमित और विधिवत ढंग से रखी हुई पुस्तकें न्यायालय में प्रमाण का कार्य करती है तथा विवादों के हल करने में भी सहायक होती है। जो विवाद है कि हल करने में क्या सुविधा है? व्यापारियों के आपसी विवाद, जैसे व्यापारी कर्मचारियों में आपसी जो विवाद उत्पन्न हो जाए और नियमित और विधिवत ढंग से रखी जो पुस्तकें हैं वो न्यायालय में प्रमाण का कार्य करती है तथा विवादों को हल करने में सहायक होती है। इसके बाद है नंबर 7 ऋण तथा साख प्राप्त करने में सुविधा। जब व्यापारी को लोन लेना होता है तो उधार माल क्रय करना होता है तो वह ऋणदाता अथवा विक्रेता को अपनी पुस्तकों से अधिकार की स्थिति का ज्ञान करा सकता है। फिर इसके बाद है नंबर 8 दिवालिया घोषित कराने में सहायक। व्यापार में नियंत्रण। यदि व्यापार में नियंत्रण हानि होने पर व्यापारी के दायित्व उसकी संपत्ति से अधिक हो जाते हैं, यदि उसके दायित्व संपत्ति से ज़्यादा हो जाते हैं तो व्यापारी अपने को न्यायालय में दिवालिया घोषित कराना चाहता है। तो हिसाब की पुस्तकों के अभाव में न्यायालय व्यापारी का विश्वास नहीं करता अतः उससे अपने हिसाब का निपटारा करने में बहुत कठिनाई होती है। इसके बाद है नंबर 9 ख्याति के मूल्यांकन की गणना में सहायक। साझेदारी व्यवसाय में अनेक अवसरों पर व्यापार की ख्याति के मूल्य की गणना करने की आवश्यकता होती है। पिछले वर्षों के लाभ के आधार पर हम ख्याति गणना आसानी से की जा सकती है। जो ख्याति की जो कैलकुलेशन है उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो 9 पॉइंट है ये हो जाएंगे पुस्तपालन तथा लेखाक्रम के लाभ। ये दोनों क्वेश्चन पुस्तपालन तथा लेखाक्रम के उद्देश्य, ठीक, एक तो क्वेश्चन ये बनता है और दूसरा क्वेश्चन पुस्तपालन तथा लेखाक्रम के क्या लाभ है। इन दोनों को अच्छी तरह से याद करना है और अपने फिर रजिस्टर में इन क्वेश्चन को भी कंप्लीट करें। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसका जो भी वर्क है जो करना है उसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे और इनको अच्छी तरह से आप रीडिंग करते रहो और याद करते रहना है। जो एग्जाम की दृष्टि से दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।